गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ कर रहे थे। इसमें बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जिसका ये पार्ट 4 है। और इससे पहले और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जा चुके हैं, अब प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है प्रमुख जीव वैज्ञानिक। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक वरणवाद से संबंधित है, तो ये डार्विन का। तो प्राकृतिक वरणवाद जो है वो डार्विन के द्वारा दिया हुआ है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो यह है मेंडल। तो मेंडल को आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है कॉर्नबर्ग, जिन्होंने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, प्लॉमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये है मैकिलटॉक। ये इन्होंने प्लॉमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? तो ये है लैमार्क। ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक लैमार्क हैं। चलिए आगे देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की? तो ये लियून हॉक ने जीवाणु की खोज की। नेक्स्ट है, हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये है डार्विन। इन्होंने डार्विन ने सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये लैनिक ने किया था। तो स्टेथोस्कोप जो है लैनिक के द्वारा आविष्कार किया गया था। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो ये चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, निम्न में वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो ये है हार्वे। इन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की। नेक्स्ट है, क्रिश्चियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए प्रसिद्ध हुए। इनका क्या नाम था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो इन्होंने वाटसन व क्रिक ने सबसे पहले इसे, तो डीएनए की संरचना वाटसन व क्रिक के द्वारा सबसे पहले रेखांकित की गई। नेक्स्ट पे आते हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह है डार्विन। डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? तो ये किन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? तो ये हैं स्लाइडेन और टी स्वान। इन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है देखना है तो इसे छोड़ देते हैं, जो सुमेलित है वो देख लेते हैं। तो जॉन्स ई साल्क पोलियो के विरुद्ध टीका बनाए, एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण बनाया, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो ये सब सुमेलित था। चलिए आगे देखते हैं, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो ये हैं बेटसन। बेटसन के द्वारा ही आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है, देख लेते हैं। सूची उनमें खोज और वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई? तो ये हैं वाटसन और क्रिक। इन्होंने डीएनए की संरचना की। एबीओ रक्त समूह, तो रक्त समूह किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। जंपिंग जीन बारबरा मैक्लीटॉन्क ने किया था। और नेक्स्ट है रेगुलेटरी जीन, इसका किसने खोज किया था? तो ये जैकब और मोनार्ड ने खोज किया था। तो इस तरह ये खोज सुमेलित हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो ये हैं लिस्टर। इन्होंने आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होता है उनके जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? तो ये है रेबीज रोधी टीका की खोज लुई पास्चर ने की थी। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज ए फ्लेमिंग ने की थी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये ए फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो ये हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? या किसने बताया था कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो ये रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, लेप्रोसी
बेसिल्स का आविष्कार किसने किया था? तो ये हैं हेंसेन। इन्होंने लेप्रोसी बेसिल्स का आविष्कार किया था। चलिए फिर से सुमेलित करना है, देख लेते हैं खोजकर्ता और खोज। तो जेनर फर्स्ट है। जेनर ने क्या किया था? टीकाकरण की खोज करी थी। वाटसन ने द्विकुंडली की खोज करी थी। लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज करी थी और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। ठीक है, इस तरह ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, रक्त समूह का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो ये लैंड स्टीनर को कहा जाता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये एफजी बेंटिंग ने किया था। मधुमेह के उपचार हेतु इंसुलिन का आविष्कार एफजी बेंटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये है अर्नस्ट हैकेल ने पुनरावर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देखते हैं, कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? तो ये हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की। चलिए आगे अब नेक्स्ट चैप्टर है, देखते हैं जंतु ऊतक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये है मेयर ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इस ऊतक का क्या नाम है? एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक जो होता है शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो यह है संयोजी ऊतक, जो घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होता है? तो ये है वसामय ऊतक, जो शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होता है। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो यह स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है यह ग्रंथियां। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ? ये तलवे पर होती है सबसे मोटी। आगे बढ़ते हैं, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं आंसू से। तो लेक्राइमिकल ग्रंथियां जो होती हैं, लेक्राइमल ग्रंथियां वो आंसू से स्रावित होती हैं। वृद्धावस्था नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण ऐसा होता है। तो उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो ये तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो ये है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो यह तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। तो संवेदना का चालन तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। तो लिगामेंट क्या करती है? अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। नेक्स्ट है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक से बना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो यह वसा ऊतक के कारण होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो ये कौन सा है? रक्त जो है ऊतक का उदाहरण है। बायोप्सी क्या किससे संबंधित है? तो बायोप्सी में क्या होता है? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है। ठीक है, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने को बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं? ये संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? यह स्तनियों में पाया जाता है, स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो यह फ्लूरा कहलाता है। नेक्स्ट है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तो ये डेंटाइन के बने होते हैं। दांत किससे बने होते हैं? डेंटाइन के। ओके, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो एनामिल का बना होता है। तो दांत का शिखर जो होता है एनामिल का बना होता है। नेक्स्ट है, नाभि रज्जु है क्या है? तो यह पौड़ संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु पौड़ संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? तो यह है एडिपोसाइट में, जहां वसा संग्रहित होती है। नेक्स्ट है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो ये क्यू टाइट के होते हैं,
जिससे नख, खुर और सींग बने होते हैं। ऊपर देखते हैं और आगे, आर्यस कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो यह बंदर से आर्यस फैक्टर लिया गया है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यह है तंत्रिका। तंत्रिका में जन्म के बाद ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 90% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त एक प्रकार का क्या है? तो यह है संयोजी ऊतक। तो रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। चलिए, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आनुवांशिकी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? तो मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक इकाइयाँ क्या है? तो यह है जीन को आनुवांशिक इकाइयाँ कहा जाता है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं? कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में ये जीन पाए जाते हैं। जीन हैं ये एक डीएनए का भाग होते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये हैं खुराना। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? एक खुराना ने किया। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हैं बीडल व टैटम। इन्होंने एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन किया। क्या नाम? बीडल व टैटम ने। ओके, नेक्स्ट है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है किस रूप में? तो ये आनुवंशिकता के इकाई के रूप में भी, डीएनए का एक भाग भी है और उत्परिवर्तन की इकाई भी है। इन सभी रूपों में जीन को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो यह है जोहानसन। तो जीन का वर्तमान नाम जो दिया गया है जोहानसन के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है? वो डीएनए है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। ओके, नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? तो ये हैं वाटसन व क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। नेक्स्ट है, वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः जीन के माध्यम से होती हैं। ठीक है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो ये कारण है आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, ये दोनों होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुण सूत्र उत्तरदायी होता है? तो यह XY होता है। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह 46 होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? यह होता है XY। नेक्स्ट पे देखते हैं, नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो यह पिता। तो लिंग का जो निर्धारण होता है पिता के द्वारा ही होता है। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो यह 22 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो ये है पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो यह है वर्णांधता। तो वर्णांधता जो होता है एक लिंग संलग्न रोग होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, लाल हरी वर्णांधता होने का क्या कारण है? तो X गुणसूत्रों की वंशगति के कारण लाल हरी वर्णांधता होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपिया दोनों के रूप में जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो आधे पुत्र वर्णांध होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? तो ये 0% है। तो एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 0% होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द WL
जोहानसन के द्वारा दिया गया था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा दिखाई देता है, तो वे लाल रंग उनको हरा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है, तो उसके पुत्रियों के पुत्रों में यह वर्णांधता के लक्षण पाए जाएंगे। निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, तो यह है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है, तो यह है विवादित जनकता के संसूचन के लिए किया जाता है। गुणसूत्र में क्या होता है, तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो इनमें से सभी माता पिता, बलात्कारी और चोर, इनमें से सभी की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, तो यह आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। लैंगिक जनन, नेक्स्ट है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो ये सभी उपयुक्त सभी से होता है। देख लेते हैं कौन कौन। जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, इन सभी के कारण होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है, तो ये है 44A + XO, ये टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है। नेक्स्ट टॉपिक है उद्विकास, ओके, इवोल्यूशन। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो ये लैमार्क। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है, तो यह है उपार्जित लक्षणों की वंशगति। नेक्स्ट है जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यह डार्विन ने प्रतिपादित किया। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया है, तो यह डार्विन ने किया है। नेक्स्ट आते हैं उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो ये हैं डी ब्रीज। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता डी ब्रीज हैं। समरूप अंग क्या होते हैं, तो वे अंग जो कार्य में समान होते हैं। और समजात अंग नेक्स्ट है, समजात अंग वो होते हैं जो रचना में समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है, तो ये है जीवन संघर्ष। तो ये नहीं है, लेकिन देख लेते कौन कौन सा सिद्धांत है, तो ये है उपार्जित लक्षणों की वंशगति, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव और नए अंगों का आविर्भाव, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था, तो यह है अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग पे, ठीक है। तो ये डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। कौन प्रतिपादित किया गया था ये देख लेते हैं। तो यह समर्थ की उत्तरजीविता, नई जातियों की उत्पत्ति और जीवन संघर्ष, ये डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट पे आते हैं कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग हैं, नहीं है, तो ये है सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषी अंग नहीं है, बाकी ये सब अवशेषी अंग हैं। कर्नाभ, मांसपेशिया, वर्मी फार्म, अपेंडिक्स, निकेटिंग पर्दा, ये सब अवशेषी अंग होते हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया डी ब्रीज ने। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान होते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं, वे समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो ये अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जीवन की उत्पत्ति हुई, ये कहाँ हुई, जल में। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी, तो ये है ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, तो ये है बंदर। नेक्स्ट मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है, तो यह है कर्णपल्लव पेशिया, जो मनुष्य में अवशेषी अंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है,
तो ये है सालामैंडर, अजगर और कंगारू, ये क्रम सही है। नेक्स्ट है प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, तो यह है अपेंडिक्स जो अल्प विकसित अंग है। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है, तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन से। फर्स्ट है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये प्रोटोजोआ, तो इनको प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं है होती, तो ये है अमीबा, इनकी अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट है चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है, तो ये है पैरामीशियम जो चप्पल की आकृति का होता है। नेक्स्ट है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो यह है कूटपाद, अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद होता है। नेक्स्ट में आते हैं हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है, इग्लिना जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह यूग्लिना को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो यह आंत में पाया जाता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, यह आंत में पाया जाता है। आगे देखते हैं पेचिस या अमीबासिस के लिए कौन उत्तरदायी है, प्रोटोजोआ, यह है एंट अमीबा उत्तरदायी होता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन होता है, तो यह प्लाज्मोडियम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कालाजार। कालाजार कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो यह लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। निद्रा रोग कौन पैदा करता है, तो ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण निद्रा रोग पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो यह है ई कोलाई, तो मनुष्य की आंत में रहने वाला प्रोटोजोआ है ई कोलाई। अमीबा में कूटपाद किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो यह भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, तो ये है रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। आगे बढ़ते हैं जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, क्या भेंट किया जाता है, तो ये यूप्लेक कटेला को उपहार स्वरूप दिया जाता है। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से किससे जाना जाता है, तो ये यूप्लेक कटेला को ही वीनस के फूलों के डलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, तो ये ऑस्टिया कहलाते हैं, जो स्पंजों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है, तो यह स्कुलम कहलाता है। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा संघ को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो यह है निडेरिया, सिलेंट्रेटा को संघ को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, तो ये हाइड्रा होता है, इसमें रक्त नहीं होता लेकिन वो श्वसन करता है। नेक्स्ट है कोरल रीफ जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये सिलेंट्रेटा के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं हाइड्रा का प्रचलन अंग है क्या है, तो टेंटेकिल्स इसका प्रचलन अंग है। नेक्स्ट है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो यह है निडेरिया का एक उदाहरण है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है, तो इस ऑरिलिया को जाना जाता है। नेक्स्ट है समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये मैट्रीडियम को जाना जाता है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह है फाइसेलिया, फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अमरत्व का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हाइड्रा में प्रजनन जो होता है किस प्रकार होता है, तो ये नवोदित प्रजनन होता है। नेक्स्ट है फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है, तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज के संघ का एक प्राणी होता है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं होता है, तो यह है फीता कृमि, ये मानव के लिए उपयोगी नहीं होता।
निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो यह सूअर। तो सूअर के अधपका मांस खाने से फीता कृमि जो होता है मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो इससे निमेथेल्मिंथीज के अंतर्गत रखा जाता है। यह है कौन सा संघ है? निमेथेल्मिंथीज के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट है, एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यह है एस्कैरिएसिस रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइलेरिया नामक रोग कौन उत्पन्न करता है? यह है विचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह केचुआ का वैज्ञानिक नाम है, फेरिटीमा पोस्थुमा। ओके। नेक्स्ट है, केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो यह है हीमोसाइनिन। केचुआ में हीमोसाइनिन रक्त वर्णक उपस्थित होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि यह जमीन को छिद्र रूप बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, केचुआ में कितनी आंखें होती है? तो कोई नेत्र नहीं होता, तो केचुआ में नेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है? तो भूमि को पोली करके केचुआ किसानों को लाभ पहुंचाती है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो 3 जोड़ी टांग होती है। जो कीट होते हैं उनमें 3 जोड़ी टांग होती है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक होता है। तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो होता है वो वातक होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो यह है तिलचट्टा। तो तिलचट्टा का जो रक्त होता है वह सफ़ेद होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी के कारण होता है। लाह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कीटों के शरीर के स्रवन से लाह का उत्पादन होता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो यह मैंगोट कहलाता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो इसके डंक में होता है बिच्छू का विष। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो ये टेपिटम लूसिडम के कारण इनकी आंखें रात में चमकती हैं। नेक्स्ट है, निद्रा रोग फैलाती है कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी से निद्रा रोग फैलता है। ओके। नेक्स्ट है, मनुष्य में कालाजर रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो यह है सैंड फ्लाई जो कालाजर रोग फैलाता है। नेक्स्ट है, तितली के कायापलट का तीसरा चरण क्या है? तो यह प्यूपा होता है तितली के कायापलट का। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो यह है मादा एनोफ्लीज, ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। कैटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीपिया को कैटल फिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदुकवची होता है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, तो ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 8 होती है। ऑक्टोपस में भुजाएं 8 होती हैं। नेक्स्ट है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक जोड़ी क्या है? तो यह है न्यूप्लिना। तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक जोड़ी न्यूप्लिना होता है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली इकाइनोडमेटा का प्राणी है, इकाइनोडमेटा संघ का प्राणी है। अरस्तु का लालटेन कौन है? तो ये समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र होता है। तो अरस्तु का लालटेन किसे कहा जाता है? समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। नेक्स्ट है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है किसे? तो एस्टीरियस को तारा मछली के नाम से जाना जाता है। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है वो क्या होता है? तो यह होता है गिल्स। मछलियों के हृदय की क्या विशेषता है? तो इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। तो मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो यह है समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा मछली होता है। इनमें से कौन सा मछली नहीं है? तो स्टार फिश जो होती है वो मछली नहीं होती है, ठीक है। बाकी 100 फिश, 5 फिश, गिटार फिश ये सब मछलियाँ हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। इनमें से कौन वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश।
फ्लाइंग फिश जो होती है वास्तविक मछली होती है। निम्न में से कौन एक मीन है? तो यह फ्लाइंग फिश है जो एक मीन है। नेक्स्ट है संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है मछली। नेक्स्ट पे आते हैं सबसे विषैली मछली जो है कौन है? तो यह है पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली जो होती है वह पाषाण मछली होती है। नेक्स्ट है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाली कीट भक्षी मछलियाँ कौन सी हैं? तो यह है गेम्बूसिया। तो गेम्बूसिया एक कीट भक्षी मछली है। ठीक है। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। नेक्स्ट पे आते हैं शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 0, इसमें एक भी हड्डियां नहीं होती हैं। एम्फीबिया बनाता है तो केवल जल में रहने वाले पशुओं को, एम्फीबिया केवल जल में रहने वाले पशुओं को कहा जाता है। नेक्स्ट है केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते, तो नर मेढक टटराते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये टेडपॉल कहलाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह है हायला। हायला को वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शीत रक्तीय प्राणी कौन है? तो ये सभी हैं मछली, मेढक, छिपकली, ये सभी शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। आगे बढ़ते हैं मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट है निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है? तो एस्टिवेशन कहा जाता है। निम्न निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी कौन सा है? तो ये है व्हेल। नेक्स्ट है निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो यह है घड़ियाल। नेक्स्ट पे आते हैं सांपों की 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो यह स्तनधारियों के वसा या तेल ग्रंथियों के समान होती हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे विषैला सर्प कौन सा होता है? तो यह करैत होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो यह है पाइथन। पाइथन विषैला सर्प नहीं होता है। नेक्स्ट घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो यह है किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाता है और ये एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो यह है घोंघा। नेक्स्ट पे आते हैं शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? तो कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधियों की स्थिति को शीत निद्रा कहते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव अंडज है? तो यह है मेढक जो अंडज होता है। विषैली छिपकली कौन सी है? तो ये है हीलोडर्मा जो एक विषैली छिपकली होती है। उड़न छिपकली कौन सी होती है? तो यह है ड्रेको जो उड़न छिपकली होती है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो यह है वर्ण किल्वक। वर्ण किल्वक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो यह हाइड्रोफिश कहा जाता है। निम्न सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है तो वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो वे त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं। पक्षियों की हड्डियां होती हैं कैसी होती हैं? वातिल होती हैं। पक्षियों की हड्डियां वातिल होती हैं। नेक्स्ट है घोंघा का संबंध किस संघ से है? तो यह है मुलस्का से घोंघा का संबंध है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट आते हैं सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह है गुंजन पक्षी। तो सबसे छोटा पक्षी कौन होता है? गुंजन पक्षी। शब्दिनी किसमें वाक यंत्र है? तो यह पक्षियों में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? तो यह है किवी। चलिए आगे देखते हैं आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। चलिए आगे देखते हैं पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो यह अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है कौन सा है? वह है ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, ये कौन से पक्षी थे? तो ये हैं आर्कियोप्टेरिक्स। ये पक्षी थे जिसमें चोंच में दांत होता था। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी हैं? तो यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये सभी जानते हैं मोर है। नेक्स्ट है मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो यह है पायोक्रिस्टस, मयूर का वैज्ञानिक नाम है। निम्न में से किस पक्षी के दांत थे? तो ये आर्कियोप्टेरिक्स थे, जिनके दांत होते थे। नेक्स्ट है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर दौड़ता है, वह है गुंजन पक्षी, जो पीछे की ओर दौड़ता है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का क्या कारण है? तो ये डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग, जिसके कारण गिद्धों की जनसंख्या तेजी से घट गई। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, तो यह शुतुरमुर्ग होता है, जो अपना सिर रेत में कर लेता है। नेक्स्ट है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसके सभी हैं, देख लेते हैं। स्तन ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, चार कोष्ठीय हृदय, ये सभी स्तनधारी वर्ग के विशिष्ट लक्षण हैं। नेक्स्ट है, बल्बर क्या होता है? तो यह एक सघन वसा की परत होती है। ठीक है। कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो यह मछली है जो स्तनधारी नहीं होता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में किए जाते हैं। ठीक है। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व बाल होते हैं, इसलिए ये स्तनधारी है। नेक्स्ट है, इनमें से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो यह है व्हेल। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है कौन है? बाघ है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्तनी के हृदय में कितने कोष होते हैं? तो यह 4 होते हैं। आगे देखते हैं, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किस में पाया जाता है? तो यह स्तनी में पाया जाता है। एक नेक्स्ट है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो यह 4 होते हैं। तो व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस है। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो यह टेपिटम लूसिडम के कारण रात में चमकती हैं। तो बिल्ली की आंखें रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किस में पाया जाता है? तो यह चमगादड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न होती है, इसलिए वो अंधेरे में उड़ने में समर्थ होता है। मानव का जैविक नाम क्या है? तो यह है होमोसैपियंस। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो यह है कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। ठीक है। मार्सुपियल्स की विशेषता क्या है? तो ये अपने बच्चों को थैली में ले जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। निम्न में से अंडज स्तनी कौन है? तो यह है मोनिट्रिम, जो अंडज स्तनी है। निम्न में से अंडा देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो यह है कटीला चींटीखोर। तो कटीला चींटीखोर जो है वो अंडा देने वाली स्तनधारी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो यह है चमगादड़। चमगादड़ नियत तापी प्राणी होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, तो यह है कंटक चूहा। तो कंटक चूहा खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। नेक्स्ट है, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में क्या अधिकता में क्या पाया जाता है? तो यह यूरिक अम्ल पाया जाता है। इनमें से कौन नियत तापी प्राणी है? तो यह है व्हेल। व्हेल नियत तापी प्राणी होते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो यह मेढक है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो यह है बैबून। अनियत तापी प्राणी कौन है? तो वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, वह अनियत ताप प्राणी हैं। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, हरित ग्रंथियां संबंधित हैं किससे? उत्सर्जन से। नेक्स्ट है, कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो यह है शुतुरमुर्ग। तो इसमें कुटक नहीं पाया जाता है। डायनासोरस क्या थे? यह सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो यह है हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। नेक्स्ट पे देखते हैं, मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय कितना होता है? तो ये 4 होता है। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मुलस्का से है? तो यह है हेलियोटिस। तो हेलियोटिस का संबंध मुलस्का से है। मैमथ किसके पूर्वज थे? तो ये हाथी के पूर्वज थे। ठीक है। फेरोमेन्स समानतः उत्पन्न किया जाता है, तो यह कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? कीटों के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? तो ये है व्हेल शार्क। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो ये है गोरिल्ला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो यह है मकड़ी जो कीट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। नेक्स्ट है,
अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो यह वातक तंत्र से शोषण करते हैं। निम्न में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? तो यह है एकिडना, जो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। निम्न में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो यह है नागराज। नेक्स्ट है अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यह है नेरिस पादाफ। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो यह है गैम्बूसिया। तो गैम्बूसिया को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो यह है लंगूर, जो एक कपी नहीं है। नेक्स्ट है टीनिया, फीता कृमि तथा फेसियोला किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये हैं प्लेटी हेलमिंथिस के उदाहरण हैं। एडमसिया और पेनेटुएला किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये हैं सिलेंट्रेटा के उदाहरण। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी एक असली मछली है? तो उड़न मीन। उड़न मीन एक असली मछली है। नेक्स्ट है मधुमक्खी में पूम धूप क्या होता है? तो यह जननक्षम नर होता है। निम्न में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? तो यह नेरिस है, जिसके शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है। नेक्स्ट है स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परतें होती है? तो यह वसा की परतें होती है। निम्न में से कौन सा युग नियत तापी प्राणियों का है? तो यह है मोर तथा ऊंट। तो मोर तथा ऊंट नियत तापी प्राणियों का है। डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो यह पक्षियों के लिए किया जाता है। निम्न में से किस युग्म का विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो यह है कॉकरोच और सिल्वर फिश। ठीक है। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो यह है जो कीट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो यह है टेरोइस ओलियंस, जिसे लॉयन फिश कहा जाता है। इनमें से कौन बेमेल है? तो यह है दाद कृमि, जो बेमेल है। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो यह है मधुमक्खी पालन। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोणीय हृदय होता है? तो यह होता है उभयचर और सरीसृप में। तो उभयचर और सरीसृप में त्रिकोणीय हृदय होता है। नेक्स्ट पे आते हैं निम्न में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय है? तो यह है सैलामेंडर, जिसका हृदय त्रिकोष्ठीय है। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर। अजगर जहरीला नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो यह है गंगा की डॉल्फिन। नेक्स्ट पे आते हैं मानव समान लघुत्तम कपि कौन सा है? तो यह है गुब्बन। नेक्स्ट है समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? तो यह काइटिन के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।